गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलर ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम शैक्षिक विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने गांधी जी और उनके शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ा, रविंद्रनाथ के शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ा। आज हम जॉन डेवी के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यानी कि शिक्षा के संबंधित जो विचार हैं उसमें आज हम जॉन डेवी को प्रारंभ करेंगे कि जॉन डेवी ने शिक्षा के दर्शन के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। जहाँ तक जॉन डेवी का सवाल है, ये एक अमेरिकी दार्शनिक थे। यूँ कहा जाए कि जो परिचयात्मक जो हम देखते हैं, जॉन डेवी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें ये उनका थोड़ा सा एक परिचय हमें पता होना चाहिए कि ये कौन थे, कहाँ के थे और इनके दार्शनिक विचारों का जो एक विचार जो दुनिया के सामने आए उसके पीछे जो कुछ प्रेरणा कहें या जो उनके कार्य के तरीके थे उसके बारे में जानना हमारे लिए कुछ अनिवार्य हो जाता है। तो हम उसी चीज पर ध्यान देते हुए कि जॉन डेवी जो थे वो अमेरिका के थे, जिनका जन्म 1859 में हुआ था। जो अमेरिका के 59 में हुआ था। अमेरिका के बर्लिंगटन, जिसको कि वर्मोंट भी कहा जाता है, में हुआ था। यानी कि यह अमेरिका के ही दार्शनिक थे जिनका कि प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा जो है, विद्यालय शिक्षा है अमेरिका के बर्लिंगटन के ही बर्लिंगटन के सरकारी विद्यालय में ही विद्यालय शिक्षा जो थी वो बर्लिंगटन के सरकारी विद्यालय में ही इनकी शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसको उन्होंने पूर्ण किया। निश्चित ही प्रारंभिक शिक्षा के बाद में उच्च शिक्षा की बात आती है, तो उच्च शिक्षा में देखा जाए तो वर्मोंट विश्वविद्यालय है। वर्मोंट विश्वविद्यालय में आपने अपनी उच्च शिक्षा हासिल करी और पीएचडी जहां तक बात की, पीएचडी की उपाधि उन्होंने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इनकी जो थी उन्होंने अपनी पीएचडी की शिक्षा पूर्ण किया, पीएचडी हासिल करी। उसके बाद में ही उन्होंने जब निश्चित है कि एक शिक्षा का जो स्तर था वो यहाँ तक आकर इस तरह इतना उन्होंने प्राप्त कर लिया था कि अब निश्चित है कि वो किसी न किसी व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में, व्यावसायिक क्षेत्र में उनका कर्म, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि उनकी जन्मस्थल बर्लिंगटन जो वर्मोंट में ही था, वहां पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। जहां पर उनका जन्म हुआ था वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो विद्यालय शिक्षा थी वो पूर्ण हुई और फिर वर्मोंट के विश्वविद्यालय में ही उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी। पीएचडी के लिए ये हॉपकिंस विश्वविद्यालय गए जहां पर उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी या पीएचडी स्तर की जो अधिस्नातक का जो था अध्ययन उन्होंने वहां पर पूर्ण किया। तब जब उन्होंने अपनी ये शिक्षा पूर्ण करी उसके बाद में उनका एक व्यावसायिक इतिहास भी हमारे सामने आता है, जिसके अनुसार मिनीसोटा विश्वविद्यालय में
मिनीसोटा विश्वविद्यालय में 1888 से 89 तक, ठीक है। मिनीसोटा के बाद में मिशिगन, विश्वविद्यालय में 1889 से 94, फिर शिकागो विश्वविद्यालय में में 1894 से लेकर 1904 तक इन्होंने दर्शन शास्त्र का शिक्षण कार्य किया, अर्थात ये इन विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के व्याख्याता की तरह उन्होंने कार्य किया, पढ़ा, ठीक है। उसके बाद 1904 कोलंबिया में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किए गए, जहां पर उन्होंने 30 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया। यानी कि यूं कहा जाए कि एक तरह से 1888 में उन्होंने अपनी जो पीएचडी पूर्ण करी, उसके बाद में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया, जो 1888 से लेकर 1904 तक उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में, जैसे कि मिनीसोटा में उन्होंने 1 साल काम किया, मिनीसोटा के बाद मिशिगन में काम किया, जहां पर उन्होंने 5 साल काम किया, और फिर शिकागो विश्वविद्यालय में देखा जाए तो उन्होंने करीब 10 साल वहां पर काम किया। इस तरह से प्रारंभिक कुछ सालों में 16-17 साल उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र का शिक्षण कार्य करने के बाद फिर ये कोलंबिया में 1904 में कोलंबिया में एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर जब नियुक्ति मिली, और वहां पर उन्होंने लगातार 30 वर्षों तक कार्य किया। एक तरह से देखा जाए तो जन्म उनका बर्लिंगटन में हुआ था, यानी कि ये अमेरिका के एक हिस्से में हुआ था। उसके बाद इनका जो शिक्षण कार्य था वो अलग से थोड़ा हटकर हुआ, मतलब कि शिक्षण कार्य का अनुभव जो उनका था। फिर उनका और जो कर्मभूमि थी, या यूं कहा जाए कि इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ किया। इस तरह से देखा जाए तो प्रथम 20 वर्षों में वर्मोंट में, जो मतलब कि प्रारंभिक 20 वर्षों में, क्योंकि वर्मोंट के ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कि प्रारंभिक जीवन में प्रथम 20 वर्षों में वर्मोंट में है। वर्मोंट के ग्रामीण क्षेत्रों में सादगीपूर्ण उनका जीवन व्यतीत किया था उन्होंने, यानी कि ये प्रारंभिक 20 वर्षों में बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने रहना पसंद किया, ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहे, और वहाँ का जो सादगीपूर्ण जीवन था उसे उन्होंने अपनाया। और ये कहा जाए कि जॉन डेवी ने केवल ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक 20 वर्षों में ही उस सादगीपूर्ण जीवन को व्यतीत किया, बल्कि
स्वाभाविक सादगी थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और वे उसी तरह के सादगीपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हैं। उसके पश्चात इसके बाद में अगले 20 वर्षों में उन्होंने ये कहा जाए कि मध्य पश्चिम अमेरिका, मध्य पश्चिम अमेरिका, ठीक है ना। यानी कि प्रारंभिक 20 वर्षों में वो वर्मोंट और उसके आसपास के एरिया में रहे। उसके बाद में अगले 20 वर्षों में उन्होंने मध्य पश्चिम अमेरिका में अपना जीवन यापन किया, यानी कि अपना जीवन वहाँ के लोग, वहाँ के वातावरण, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को समझने उनके बीच में उन्होंने व्यतीत किया। तो एक तरह से ये कहा जाता है कि उन्होंने संपूर्ण अमेरिका की शक्ति और उसकी मतलब ये कहा जाए कि सीमाओं से परिचय प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है कि एक यूँ कहा जाए कि एक सीमित क्षेत्र में रहकर उन्होंने किसी प्रकार की विचारधाराओं को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि दर्शन क्या कहता है कि ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है, उसको ढूंढने वाला होना चाहिए, उसे देखने और समझने वाला होना चाहिए। जॉन ने भी इसके अच्छे उदाहरण है कि उन्होंने केवल अपने वर्मोंट के जहाँ जन्म स्थल है उनका, वहीं पर संपूर्ण विचारधारा या वहीं के विचारों के आधार पर अपने दर्शन दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि ये कहा जाता है कि उनके प्रारंभिक 20 वर्ष जहाँ वर्मोंट पे पिछले तो बाद के 20 वर्ष जो थे, अगले जो 20 वर्ष थे वहाँ उनके मध्य पश्चिम एशिया में व्यतीत हुए। इस तरह से माना यह जाता है कि अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया या वहाँ के अलग अलग स्थानों पर रहकर वहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ यूँ कहा जाए कि वहाँ की शक्तियों को मतलब कि उस अमेरिका के जो वास्तविक शक्ति है, जनशक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है या जो भी है, उसके बारे में अध्ययन, उसको समझने का उनको अवसर मिला, उन्होंने उसे समझा और वह अमेरिका की संपूर्ण मतलब एक तरह से कहा कि अधिकांश सीमाओं के बारे में, यानी कि हर कि क्या है, हर चीज को समझने का उन्हें बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था। और यही कारण था कि जब उनका दर्शन शास्त्र, जब दार्शनिक विचारधाराओं को जब उन्होंने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, तब तक वे अमेरिका की जो कहना चाहिए अधिकांश या संपूर्ण अमेरिका की जो है शक्ति और सीमाओं से बहुत अच्छे परिचित, ठीक है ना। इसके बाद जब इन्होंने अपना दार्शनिक विचार, दार्शनिक विचार उनके दार्शनिक विचारों का आधार अमेरिका की शक्ति एवं सीमाओं परिचित होकर यानी कि उनका आधार जो था वो अमेरिका का सभ्यता और संस्कृति मूल रूप से वहीं के उस पर आधारित उनकी विचारधारा उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत कर। उसके बाद जो है उनकी जो परिचयात्मक व्यवस्था हम बात करते हैं कि उन्होंने शिकागो स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो एक तरह से कहा जाए कि इनको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी वह कहां से प्राप्त हुई थी? शिकागो
स्कूल एक्ट ऑफ में किए कार्यों यानी कि इन्हें जो शिकागो स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो शिकागो में जहां उन्होंने 30 वर्षों तक प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था, तो यहीं पर जो उनका कार्य था उस कार्य के आधार पर जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, अपने विचारों को प्रस्तुत किया, अपने जो दर्शन थे उसको दुनिया के सामने रखना प्रारंभ किया, तो यहाँ पर जो उनके कार्य और कार्यों का जो परिणाम सामने आया, उनके आधार पर इनकी प्रसिद्धि प्रारंभ हुई है। यूँ कहा जाए कि इनको परिचय प्राप्त हुआ, लोग जानने लगे। जब लोगों को उन्हें उनके कार्यों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, तो लोगों ने उन पर ध्यान देना प्रारंभ किया, उनकी बातों को सुनना प्रारंभ किया, उनके विचारों को जानने में रुचि प्रदर्शित करने लगे। तो ऐसे में जाकर उनकी एक तरह से कहा जाए कि दार्शनिक विचारधाराओं के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने लगी और उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होने लगी। जहां तक इनके दर्शन का सवाल है, क्योंकि इन्होंने केवल एक या दो अपनी पुस्तकें या रचनाएं नहीं दी थी, इन्होंने बहुत सारे समय पर बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो अपने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त करते हुए लिखी थी। यानी कि उनकी उन किताबों के माध्यम से हम दुनिया के सामने उनके दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करने का उन्हें अवसर मिला और दुनिया को उनके दार्शनिक विचारों को जानने का अवसर मिला। और यही एक कारण था जिससे एक तरह से कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन का जो प्रयास किया था, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जॉन डेवी की भी मानी जाती है। इसीलिए आज हम यहाँ हिंदुस्तान में भी आज इतने वर्षों बाद भी हम जॉन डेवी को उतने ही शिद्दत से पढ़ते हैं या उतने ही दर्शन में आज भी उनका स्थान है, बना हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है, जबकि इतने वर्षों बाद यानी कि संपूर्ण विश्व में अपने एक अलग मुकाम बनाने वाले जॉन डेवी किसी एक विचार पर या किसी एक तथ्य पर ही अपने विचारों को उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, विभिन्न प्रकार से दार्शनिक विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और यहीं पर उनके इन्हीं प्रयासों में जो है उनकी प्रयोजनवादी विचारधारा, प्रयोजनवादी विचारधारा जो है उसकी स्पष्ट झलक दुनिया को दिखाई देने लगी। समझ में आने लगा कि दर्शन की जो प्रयोजनवादी विचारधारा है, यानी कि प्रयोग जो है वही जो सत्य है वो हमारे सामने हम जो करके और जो परिणाम निष्कर्ष हम प्राप्त कर सकते हैं वही अंतिम सत्य है। तो इस प्रयोजनवादी विचारधारा के भी समर्थक माने गए, क्योंकि इनके विचारों में जो भी झलक दिखाई दी वह प्रयोजनवादी विचारधारा की झलक दिखाई। और इसी का परिणाम था कि वे व्यक्ति के विकास में या व्यक्ति के यूँ कहा जाए कि संपूर्ण जो सोच थी उनकी, वो एक तरह से कहा जाए कि उनके विचारों पे दो आधारों पर उनकी विचारधारा, इनकी जो विचार है उनका मूल आधार दो बातों का था, यानी कि व्यक्ति के तो उनका यही पे प्रयोजनवादी विचारधारा के माध्यम से ही उनकी शिक्षा से संबंधित विचार हमारे सामने आने लगे। और जो उन्होंने शिक्षा से संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया उसका जो मूल आधार था वो दो बातों पर आधारित था। शिक्षा का आधार उन्होंने दो बातों पर व्यक्त किया हुआ था। एक तो व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्तिगत, और दूसरा
उसका मानना, उनका मानना ये था कि व्यक्ति जो कुछ सीखता है या जो कुछ समझता है वह इस समाज या यूं कहा जाए कि समाज में रह कर ही वह सीखता है। यानी कि व्यक्ति का जो जीवन है वह कहाँ व्यतीत होता है? समाज में। व्यक्ति के जीवन का आधार क्या है? समाज है। यानी कि वह समाज में ही जन्म लेता है ना? समाज में ही, समाज में जहां वो जन्म लेता है, समाज में ही उसका पालन पोषण होता है। ठीक है, समाज में रहकर ही वह सीखता है। क्या सीखता है? समाज क्या है? समाज क्या है? उसे आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता क्यों है? किस तरह से समाज क्या है? कैसा है? कैसा है? उसकी संरचना कैसी है? उसका स्थान क्या है? ये बहुत सारी बातें हैं। इस सबसे बड़े समाज क्या है, उसकी संरचना कैसी है, उसमें मनुष्य का महत्व क्यों है, समाज के बिना क्या मनुष्य जीवन जी सकता है? नहीं। तो ये सारी चीजें जब सामने आती है व्यक्ति के, तो निश्चित है कि वह समाज में रहकर समाज के अनुकूल जैसा वो चाहता है वैसा वह सीखता है। समाज के द्वारा ही उसे सिखाया, समझाया या पढ़ाया जाता है, या यूं कहा जाए कि समाज के द्वारा जो उसे अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं वही अनुभव उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए उनका जो शैक्षिक विचारधारा या शैक्षिक दर्शन जो हमारे सामने आया, उसका मूल आधार व्यक्तिगत और समाज है कि व्यक्तिगत व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तिगत विचारों पर ही उसकी निर्भर करता है कि वो क्या चीज सीखना चाहता है, कैसा सीखना चाहता है, क्या चीज वो सीख सकता है, वह उसके ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर जॉन डेवी के दर्शन को भी सम्मिलित किया जाता है। क्यों? कि वह भी व्यक्तिगतता पर विश्वास रखते थे। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में किस बात पर बल दिया जाता है कि बालक की अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार उसे स्वयं पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो जॉन डेवी की व्यक्तिगत विचारधारा, व्यक्तिगतता का अर्थ भी यही है कि व्यक्ति के अपनी विचारधाराओं के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उसे अपने अनुसार सीखने और पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अब वो कहाँ से सीखता है, कहाँ से पढ़ता है, या अपने अनुभवों का प्रयोग वो कहाँ करेगा? समाज के लिए, समाज के द्वारा उसको सिखाया जाता है और वो जो कुछ सीखता है उसका प्रयोग पुनः वह समाज में करता है। अर्थात समाज ही उसे सिखाता है और समाज में ही वह उसका उपयोग करता है। इसीलिए शिक्षा का जो मूल आधार है उसमें उन्होंने व्यक्ति के होने की अनिवार्यता पर बल दिया और दूसरी चीज समाज के होने पर बल दिया। अगर व्यक्ति नहीं है तो समाज में समाज होगा ही नहीं, और समाज है तो व्यक्ति है। अब समाज है तो व्यक्ति, और व्यक्ति है तो व्यक्ति की शिक्षा इस तरह की हो जो समाज के अस्तित्व को बनाए रखे, समाज के विकास उन्नति में अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर सके। तो शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को इस तरह से तैयार करे जो समाज के विकास और प्रगति में उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और समाज उसकी योग्यता और क्षमताओं का उपयोग
सफलतापूर्वक कर सके। तभी व्यक्ति का भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जॉन डेवी की जो विचारधारा थी उसके अनुसार जो शिक्षा दर्शन का जो मूल आधार से निकल कर आया उसके अनुसार, क्योंकि उन्होंने किसी एक पुस्तक में ही सारे विचार लिख दिए हों ऐसा नहीं, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अगर हम एक सूची बनाना चाहें तो एक लंबी सूची हमारे सामने तैयार हो सकती है कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, पुस्तकें लिखी और किस विचारधारा पर आधारित उनकी वह रचना थी। जब इन्हीं सब पुस्तकों को पढ़ा गया, समझा गया, तो उसके आधार पर ये चीज निकल कर आई कि उनका जो दार्शनिक विचारधारा के अनुसार शिक्षा का जो दर्शन था वो व्यक्तिगतता और समाज दोनों पर आधारित था। अर्थात समाज से व्यक्ति अलग नहीं हो सकता और समाज जैसा चाहता है वैसा मनुष्य, समाज ही मनुष्य को सिखाता है। समाज में किसी चीज को अगर बालक ने कोई कार्य किया, जैसे कि एग्जाम्पल कि समाज में प्रथम शिक्षिका जो थी ज्योतिबा फुले, जब उन्होंने पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षिका के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया तो उन्होंने बहुत सारी प्रताड़नाओं का सामना किया। लोगों ने उनके ऊपर पत्थर मारे। क्यों? कि समाज की जो मांग, उस समय समाज का कहना क्या था कि महिलाएं इस कार्य को नहीं कर सकती। तो समाज की चाहत क्या थी? यह कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल पुरुष ही आगे आ सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगतता पर, यानी कि ज्योतिबा फुले ने इस चीज को अनुभव किया कि नहीं, महिलाएं भी जितनी अच्छे से बालक को शिक्षा प्रदान कर सकती हैं, शायद पुरुष उतना अच्छा से शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। क्योंकि छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा संयम की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है, जो शायद पुरुष के जो प्राकृतिक गुण हैं उसके आधार पर उनमें वह संयम नहीं है, प्रकृति ने ही उन्हें नहीं प्रदान किया है। तो निश्चित है कि एक अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में एक छोटे बच्चे के लिए पुरुष शायद उतना सफल अध्यापक नहीं हो सकता जितना कि एक शिक्षिका हो सकती है। तो धीरे धीरे समाज की मांग, मतलब कि तब तक ये था, तो व्यक्तिगतता के आधार पर उनकी इच्छा थी कि उन्होंने समाज में इस आवश्यकता को अनुभव किया और अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा। फिर समाज ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी प्रताड़ना दी, यहाँ तक कि वे विद्यालय जाती थी तो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंका करते थे। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में समाज ने उन्हें सिखाया कि विकट परिस्थितियों में व्यक्ति को किस तरह से, अगर आप में व्यक्तिगत गुण, आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की आप में इच्छा है तो किस तरह के संकट आपके सामने आएंगे और उन संकटों का सामना कर किस तरह से आपको उन संकटों का सामना करके और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस बात को उन्होंने, मतलब उस बात को जॉन डेवी ने बहुत गहराई से समझा और उन्होंने अपने विचारधारा, क्योंकि उनका जो कार्य था वो एजुकेशन कॉलेज में था, अर्थात कि वो एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में ही उन्होंने 30 वर्ष तक लगातार शिकागो में काम किया। निश्चित है कि जब उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया तो उससे संबंधित विचारधारा उनके सामने निकल कर आई। आशा करती हूँ कि जॉन डेवी का जो प्रारंभिक परिचय है वह और उनकी विचारधारा किस तरह से सामने आई, या उन्हें कहा जाए कि उनके दार्शनिक विचार या उनकी शिक्षा संबंधी विचार किस तरह से सामने आए, यह चीज आपको समझ में आई। इसी आधार पर एक छोटा सा प्रश्न हम कर सकते हैं। जॉन डेवी का परिचय। डेवी का परिचय दीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलते हैं तो अपने मुंह, 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।